सुनिए, रोहन के लिए रिश्ता आया है। मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है अभी से ही। अरे घबराओ मत, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी इस बार। लेकिन अगर फिर से वही हुआ तो? अरे मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मेरी मानिए तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अरे लेकिन लड़की वाले भी तो आस पड़ोस में चार दरवाजे पूछेंगे ना हमारे बारे में। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? अब जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। इस बार हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। लड़की वालों ने कुछ बताया कि कब आ रहे हैं वो लोग? नहीं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी दिन आ जाएंगे। आपको भी कुछ समझ में नहीं आया ना कि अगर शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए। पता नहीं अरोरा परिवार इतना डरा सहमा सा क्यों लग रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो छिपा रहे थे? अरे घर में कोई है या नहीं? अरे रूपक जी, आइए आइए। कैसे आना हुआ आपका? मैं लड़की वालों को लेकर आया हूँ। क्या? लड़की वालों को? लेकिन आपने बताया भी नहीं कि आप उन्हें लेकर आ रहे हैं। अरे मुझे भी अचानक उनका फोन आया, उन्होंने कहा आज संडे है, वो फ्री है, तो आज ही मीटिंग रख देते हैं। अरे लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं, अभी वो बाहर ही खड़े हैं, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ। अचानक आए लड़की वालों को देखकर पूरा परिवार चौंक सा गया था। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, जैसे उन्होंने कोई भूत ही देख लिया हो। लड़की वाले घर में आते हैं तभी एक तेज सी खुशबू रसोई घर से आ रही थी, जिससे सबको थोड़ी सी खांसी होने लगी। माफ कीजिएगा, वो आज संडे है ना, तो घर में नाश्ता बन रहा था। अरे कोई बात नहीं बहन जी, इसी से तो पता चलता है कि आपका परिवार खाने पीने का शौकीन है। अरे वो तो बहुत ही है चटपटा खाने का शौक। अगर हमें रोज विनी, कम बोल बेटा, कम बोल, कितना बोलती है? अरे बोलने दीजिए। बहन जी आपकी बच्ची बड़ी ही प्यारी है। हमारी नायरा को ऐसा ही परिवार पसंद है। इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे? बेटा, हमें तो आपका परिवार बहुत पसंद आया है। बस लड़का लड़की आपस में बात कर ले, आखिर रहना तो उन दोनों का है साथ में। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब। रोहन, जाओ बेटा, नायरा को ये घर दिखाओ और दोनों को जो बात करनी है वो कर लेना। जी माँ। रोहन नायरा को पूरा घर दिखाता है। दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है और दोनों जहाँ बड़े बैठे थे वहां आ जाते हैं। दोनों के चेहरे से समझ में आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। देखिए बहन जी, नायरा जिस तरह से शर्मा रही है, उससे पता चल रहा है कि उसकी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए। हम तो ना कह ही नहीं सकते ना आंटी जी। अरे ये लड़की भी ना। इसका मतलब दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार है। चलिए इसी बात पर आप मुंह मीठा करवाइए हमारा। वैसे बहन जी हमने सुना है आपका बड़ा बेटा और बहू भी है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, मेरी बहू ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है ना बहन जी। हाँ, उन्हें ज्यादा चटपटा खाना पसंद नहीं है ना इसलिए। क्या पसंद नहीं है? अरे ये कुछ भी कहती रहती है, पगली सी है बिल्कुल। मैं अभी वेदिका और कुंदन को बुलाती हूँ। विनी ने कुछ कहा तो था लेकिन कोई उसकी बात को साफ-साफ समझ नहीं पाया था। लेकिन जो भी हो रोहन और नायरा की शादी पक्की हो गई। शादी की सारी तैयारियों में वेदिका, रोहन की भाभी भी शामिल थी। देखने से लग नहीं रहा था कि सास और बहू के बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव है या फिर न जाने वेदिका के ऊपर के फ्लोर पर रहने का कारण क्या है। खैर जो भी है, लेकिन शादी के सारे फंक्शंस अच्छे से निपट गए। नायरा, आओ बेटा, यहाँ बैठो। सारे रिश्तेदार तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ। हाँ, ये सब हमारे नानी के गाँव से आए हैं। आओ आओ नई दुल्हन, हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। माँ जी, आपको लगता है कि नायरा इन सब के साथ खाना खा पाएगी? अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर दूल्हा-दुल्हन साथ में नहीं बैठे तो सब लोग नाराज़ हो जाएँगे ना। मैं तो नहीं कर पाई थी। देखते हैं आपकी छोटी बहू कैसे खा पाती है खाना। खाना टेबल पर लगाया जाता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन सुजाता के चेहरे से पसीने छूट रहे थे। उसने वेटर को इशारा किया और थाली लाने को कहा। उसके बाद सबने खाना खाया और अपने-अपने कमरे में आराम करने चले गए। मम्मी, आपको पता है भाभी भी हमारी तरह तीखा खाना खाती है। पगली, मैंने वेटर से कहकर थाली बदल दी थी, तभी तो नायरा आराम से खाना खा पाई। नहीं तो हम जितना तीखा और चटपटा खाते हैं, उसे खाकर तो उसके कान से धुएँ ही निकल जाते हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा नई भाभी भी हमारी तरह निकली। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर सुजाता ने मुझसे पूरी बात की। लेकिन मम्मी अभी तक तो हमने बात को संभाल लिया कि हम इतना ज्यादा चटपटा और तीखा खाते हैं। लेकिन शादी के बाद जब भाभी खाना बनाएगी तो हम कैसे खा पाएंगे? मुझे भी इसी बात का डर है। बड़ी बहू तो हमारे तीखे खाने की आदत की वजह से ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट हो गई।
और इसी बात की वजह से हमारे मोहल्ले में बातें बनने लगी थी। तभी तो मुझे डर था कि कहीं इसका असर रोहन के रिश्ते पर ना पड़े। अरोरा खानदान जितना तीखा और चटपटा खाना खाता है, उसकी वजह से कितने रिश्ते रोहन के लिए ठुकरा दिए गए। तभी तो मैंने फैसला किया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़की वालों को ये पता चलने ही नहीं देंगे कि हमारे घर में इतना ज़्यादा चटपटा या तीखा खाना खाया जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद क्या करेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जिस राज को रोहन का परिवार कब से छुपा रहा था वो ये था कि उनका पूरा परिवार बड़ा ही चटपटा और तीखा खाना खाता है। लेकिन क्योंकि उनकी बड़ी बहू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। अब भविष्य में ये चीज दोबारा ना हो उसके लिए सबने ये फैसला किया था कि वो लोग आम सा खाना ही खाएंगे। माँ जी, आज मेरा रसोई में पहला दिन है। आप बताइए आप लोग क्या खाएंगे, मैं वही बना देती हूँ। मायरा बहू, अब रसोई मैंने तेरे हाथ में सौंप दी है। तुझे जैसा खाना बनाना है बना, हम लोग सब कुछ खा लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर मैं पहले मीठे में मूंग दाल का हलवा, छोले की सब्जी और चावल बना देती हूँ। साथ में कच्चे आम की चटनी और रोटी। हाँ बहू, बना दे। नायरा ने बड़े ही मन से सबके लिए आज खाना बनाया था। खाने की खुशबू तो हर किसी के कमरे तक आ रही थी और दिखने में खाना बड़ा ही लाजवाब था। आज बड़े दिनों के बाद छोले चावल की खुशबू सुनकर मन तृप्त हो गया। पापा जी, मन को तृप्त आप बाद में कीजिएगा। पहले चखकर बताइए ना खाना कैसा बना है। हाँ हाँ बहू, आओ सब लोग बैठो, साथ में खाना खाते हैं। अरे कुंदन भैया, आप सही वक्त पर आए हैं। आज मैंने पहली बार खाना बनाया है। आप भी टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। अ, ज़रूर, ज़रूर। सब लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। नायरा सबको बड़े ही प्यार से खाना परोसती है। लेकिन एक-एक चम्मच खाना खाने के बाद सबने कुछ खास खाना खाया ही नहीं। सबने तारीफ तो बहुत की खाने की, लेकिन किसी ने भी अपनी प्लेट का खाना खत्म नहीं किया था। बहुत ही बढ़िया खाना था बहू, ये लो मेरी तरफ से शगुन। अरे, इसकी क्या ज़रूरत है पापा जी? अरे बहू, तुमने पहली बार खाना बनाया है, लो ये मेरा आशीर्वाद है। सब लोग तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन खाना तो ठीक से किसी ने नहीं खाया। खाने में कोई कमी रह गई थी क्या? या लगता है छोले किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होंगे। अगली बार पनीर की सब्जी बना दूंगी, वो तो सबको पसंद ही होगा। माँ, मुझे कुछ तीखा और चटपटा खाना है प्लीज। ऐसे तो मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा। तुझे क्या लगता है, जब तक सब्जी में 4-5 हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का ना हो, तब तक मेरे गले से सब्जी उतरती है क्या? लेकिन अब बहू से कहे कैसे कि हम इतना ज़्यादा चटपटा खाना खाते हैं? तो क्या अब हमें रोज ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा? अरे भई, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना इसका उपाय। सुजाता, विनी, रोहन, कुंदन और अशोक सबने एक हफ्ते तक तो जैसे तैसे करके खाना हलक से उतार लिया। लेकिन आज संडे को पूरा दिन घर पर था और ऐसा खाना खाने का किसी का भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर वेदिका ऐसा खाना बनाती है, उससे बचने के लिए पहले मैं नीचे आ जाया करता था। लेकिन अब यहाँ नायरा भी यही कर रही है। मम्मी, आप उससे कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या कहूँ? याद है ना, तेरी बीवी से कहा था कि हम तीखा और चटपटा खाना खाते हैं तो क्या हाल हुआ था? वेदिका, 5-6 हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का ज़रा ज़्यादा लगाना और नींबू और गरम मसाले तो तू जैसे डालती नहीं। थोड़ा चटपटा तीखा खाना बनाया कर बहू। बस, अब बहुत हो गया माँ जी। रोज-रोज तीखा खाना बनाते-बनाते ये देखिए मेरे हाथ कट गए। मिर्ची काटते-काटते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब मुझसे और ये नहीं होगा। रोज-रोज आपका पूरा घर नहीं, पूरा खानदान ही ऐसा चटपटा और तीखा खाना खाता है। मेरी तो ज़ुबान ही जल जाती है ऐसा खाना खाते-खाते। अब बहू, इसके दादा-दादी के वक़्त से ही सबको यही आदत है, तो कैसे बदल सकते इतनी पुरानी आदत को? फीका खाना किसी के हलक से ही नहीं उतरता। लेकिन मेरे गले में ये तीखा और चटपटा खाना खाकर खड्डे हो गए हैं। मैं ना तो अब ऐसा खाना खा सकती हूँ और ना ही बना सकती हूँ। वेदिका बहू, लेकिन अब ये लेकिन कुछ नहीं। मैं आप लोगों के साथ और रह ही नहीं सकती। मैं और कुंदन ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रहे हैं माँ जी। मैं अब ये तीखा और चटपटा खाना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आया कुछ याद? हाँ, सब कुछ याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मम्मी, कम से कम संडे को तो हमें कुछ चटपटा खाने को मिलेगा कि नहीं? अरे उसके लिए हमें नायरा को रसोई से हटाना पड़ेगा। मम्मी, नायरा को मैं उसके मायके छोड़ाता हूँ। उसके बाद हम यहाँ चटपटा और तीखा खाना बनाते हैं। वो यहाँ होगी ही नहीं, ना ही उसे पता चलेगा हमारी आदत के बारे में। क्या नहीं पता चलेगा रोहन? नायरा भाभी, आप यहाँ नायरा भाभी कहाँ से आ गई? मर गए अब तो। अरे तुम कब आई? पता है हम सब संडे के चटपटे खाने
मेरा मतलब है संडे है ना आज, तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। मेरे लिए सरप्राइज़? हाँ, आज संडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी-पापा के घर छोड़ आता हूँ। तुम पूरा दिन वहाँ उनके साथ रहना, बातें करना, फिर मैं रात को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। आप लोग मेरे लिए कितना सोचते हैं। ये सब तो हम अपने लिए कर रहे हैं। तुमने कुछ कहा क्या विनी? अरे! इसकी तो किसी दिन मैं ज़बान ही काट लूँगी मैं। तू जा बहू, तुझे रोहन छोड़ आएगा। फाइनली आज सुजाता के हाथ में रसोई का भार आ चुका था। उसने संडे के दिन तिक्की पाव भाजी, हरी मिर्च की चटनी के साथ वड़ा पाव, चटपटी तेज भेल सब कुछ बनाकर तैयार कर लिया, जिसकी खुशबू से नीचे सबके मुंह में पानी आ रहा था और ऊपर वेदिका छींक पे छींक खाए जा रही थी। अक्छी! ये लोग धरती पर रहने लायक अक्छी! धरती पे रहने लायक ही नहीं है। इतना तीखा और चटपटा खाना कोई खाता है क्या? अक्छी! मेरी तो नाक जल रही है। मिर्च का झोंका तो ऐसे लगाते हैं सब्जी में जैसे ज़ीरा हो। हाय! मेरी आँख और नाक। इसीलिए इन लोगों ने नायरा को उसके मायके भेज दिया। आच्छी! जिससे ये लोग संडे के दिन चटपटा नाश्ता कर पाएँ। पूरा हफ्ता फीका और मीडियम खाने के बाद अब संडे को अरोरा परिवार नायरा को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देता था और पीछे से संडे का चटपटा और तीखा सा नाश्ता बनाया करते। उसके बाद विनी और सुजाता मिलकर रसोई को ऐसे साफ कर देती जैसे यहाँ कोई खाना बना ही ना हो। माँ जी, 2 दिन पहले तो मैं बाजार से हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्ची भी लाई थी, आज कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो हमने तल कर खा ली। है? इतनी सारी मिर्च खा ली? अरे पगली कुछ भी कहती है। खा नहीं ली बहू। इसके कहने का मतलब है कि दे दी, दे दी। वो पड़ोस वाली गुंजन आंटी है ना, उनको ज़रूरत थी तो दे दी मैंने। पड़ोस वाली गुंजन आंटी का मकान तो कब से बंद पड़ा है? वो तो अपने मायके गई हुई है ना माँ जी? अरे रे! मर गई, अब क्या कहूँ? मुझे तो याद ही नहीं था कि वो अपने मायके गई हुई है। क्या हुआ माँ जी, कोई बात है क्या? आपके चेहरे से लग रहा है आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। अरे नहीं बहू, मैं क्या ही छुपाऊँगी अब। वो मिर्ची मैंने तोते को दे दी। हाँ, हाँ, तोते को। वो आए थे ना बहुत सारे संडे को, तो मैंने उनको खिला दी। वो भी हमारी तरह संडे को तीखा और चटपटा नाश्ता खाते हैं। हमारी तरह? अरे बहू, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, तू अपना काम कर। मैं बाज़ार से और मिर्चियाँ लेकर आती हूँ, हाँ? हुँ। विन्नी और सुजाता की लड़खड़ाती जुबान को देखकर नायरा को शक हो गया था कि उसकी सास और ननद उससे कुछ तो छुपा रही हैं, लेकिन क्या? वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कोई और भी था जो इनके चटपट और तीखे खाने से बेहद परेशान था। मेरी नाक पकोड़े की तरह लाल हो गई है। इनका तो हर संडे का हो गया है अब। नहीं, 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 अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नीचे से ऊपर आ गई कि मैं इस तीखे और चटपटे खाने को बंद करवा सकूँ, लेकिन ये लोग तो सुधर ही नहीं रहे। कुछ तो करना ही होगा अब। वेदिका इसके बाद ऐसी चाल चलने वाली थी जिसका अंदाजा भी अरोरा परिवार को नहीं था। इस बार जब संडे को नायरा बाहर गई तो पीछे से सुजाता ने मिर्ची के पकोड़े, हरी मिर्च का अचार, लाल तड़के वाली मसूर की दाल और तीखा तीखा ठेचा बनाया था, जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। वाह, वाह, वाह! जब तक ज़ुबान से मिर्च का चटकारा नहीं निकलता, तब तक लगता ही नहीं कुछ खाया है। वेदिका के हाथ का खाना खाकर तो मैं बीमार सा पड़ने लगता हूँ। इसीलिए मुझे तो हमारे संडे के इस चटपटे और तीखे नाश्ते का इंतजार रहता है। मैंने क्या कहकर नायरा को आज उसकी सहेलियों के पास भेजा है, मेरा ही मन जानता है। आपका मन नहीं देवर जी, अब तो आपकी पत्नी भी जान गई है। नायरा, तुम? बहू? वेदिका नायरा को आज सच दिखाने ले आई थी। उसकी नजरों के सामने हर किसी के हाथ में मिर्ची के बड़े-बड़े पकौड़े और ठेचा था। वेदिका मन ही मन खुश हो रही थी कि लो, अब तो इस घर में कभी भी तीखा और चटपटा खाना बन ही नहीं पाएगा। देख नायरा बहू, इसमें किसी की गलती नहीं है। मैंने ही सबसे कहा था कि तुझे ये बात ना बताएँ कि हम इतना ज़्यादा तीखा और चटपटा खाना खाते हैं, क्योंकि वेदिका बहू भी इसी बात की वज़ह से हमसे दूर हो गई थी, इसलिए हमें लगा कि माँ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। नायरा बहू देखो, हमारा कोई इरादा। मुझे तीखा और चटपटा खाना इतना पसंद है, लेकिन आपने मुझे खिलाया तक नहीं। क्या? क्या बोला तुमने? मुझे लगा आप लोग फीका खाना खाते हैं, इसीलिए तो मैं ऐसा ही खाना खाती थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया ये तो राम मिलाए ससुराल है। लाइए मुझे भी दीजिए ना मिर्ची के पकोड़े। वेदिका, अब तुम्हें क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ अब तुम भी तीखा चटपटा खाना खाना सीख ही लो। आह! अच्छी! क्यों?
अब सिर्फ संडे को नहीं, अब तो हर रोज तीखा चटपटा खाना ही बनेगा। सब हंसने लगते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे और रमेश अपनी चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पलट रहे थे, जबकि सुनीता रसोई में खड़ी होकर सुबह का नाश्ता बना रही थी। सुनीता, अरे सुनो तो, आज अखबार में लिखा है कि इस बार की लॉटरी का इनाम 50 लाख है और टिकट सिर्फ 10 रुपए की है। हाँ तो हम क्या करें इससे? पिछली बार भी तुमने टिकट खरीदी थी और पैसे डूब गए थे। अरे वो तो बस 10 रुपए थे, लेकिन इस बार का इनाम देखो 50 लाख। एक बार किस्मत आजमाने में क्या जाता है। किस्मत आजमाने से पेट नहीं भरता रमेश। महीने का राशन लाना है, बच्चों की फीस भरनी है और तुम लॉटरी की बात कर रहे हो। अरे एक टिकट ही तो लूंगा, घर नहीं बेच रहा। तभी दादी अपने कमरे से बाहर निकली और दोनों की बातें सुनने लगी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? इतना शोर क्यों है? माँ, लॉटरी की टिकट लेने की बात कर रहा हूँ, सुनीता मना कर रही है। अरे ले आओ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, कभी ना कभी तो किस्मत खुलेगी। माँ जी, आप भी इनका साथ मत दीजिए, पहले से ही घर में पैसों की तंगी है। शाम को रमेश दुकान से लौटे तो उनके हाथ में लॉटरी की टिकट थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ले आए? हाँ, बस एक ही ली है, 10 रुपए की, इतना तो चलेगा ना। पापा, लॉटरी में कुछ भी नहीं मिलता, ये सब बस लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। बेटा, तू अभी छोटा है, जिंदगी में कभी कभी किस्मत भी काम आती है और मेहनत भी। पापा, अगर लॉटरी लग गई तो मुझे नई साइकिल दिलाओगे ना? मेरी पुरानी वाली टूट गई है और स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ बेटा, लॉटरी लगी तो साइकिल क्या, और भी बहुत कुछ दिलाऊंगा। पहले लॉटरी लगने दो, फिर सपने देखना। अगले रविवार की सुबह रमेश अखबार लेकर बैठे और लॉटरी के नंबर मिलाने लगे। सुनीता, जरा इधर आओ तो, टिकट लेकर आओ अलमारी से। अब क्या हुआ? अरे आओ तो, नंबर मिला रहा हूं। सुनीता अलमारी से टिकट लेकर आई और रमेश के हाथ में दे दी। 1, 2, 3। सुनीता, ये तो मिल रहे हैं। क्या? अरे रुको, 4, 5। सुनीता, ये सारे नंबर मिल रहे हैं। सच में? हाँ सुनीता, हमारी लॉटरी लग गई, 12 लाख रुपए। सुनीता के हाथ से अखबार गिर गया और वो हैरानी से रमेश को देखने लगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, लॉटरी लग गई, 12 लाख। हे भगवान, मैंने कहा था ना कि किस्मत जरूर खुलेगी। रोहित और छोटू भी दौड़ते हुए कमरे में आए। पापा, सच में 12 लाख? हाँ बेटा, 12 लाख। उस रात घर में जश्न का माहौल था और सब लोग एक साथ बैठकर खुशियां मना रहे थे। रमेश, पहले सोचो कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, सोच समझकर काम करना होगा। हाँ सुनीता, सबसे पहले वो पुराना कर्ज चुकाएंगे जो सुरेश भाई से लिया था। भाई, मेरी तो चिंता मत करो, पहले घर का सोचो। नहीं भाई, पहले तुम्हारा कर्ज, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है। और बच्चों की फीस भी बाकी है, वो भी भरनी होगी। हाँ वो भी। और सुनो, वो फ्रिज जो तुमने कितने सालों से मांग रही थी, डबल डोर वाला, वो भी लाएंगे। सुनीता की आंखें चमक उठी और वो खुशी से रमेश को देखने लगी। सच में रमेश? हाँ सुनीता, और 50 इंच का एलईडी टीवी भी लाएंगे। ये पुराना वाला देखो कितना छोटा है और रंग भी ठीक नहीं आते। और मेरे लिए मंदिर जाने वाली गाड़ी का क्या, पैदल चलते चलते घुटने दुखने लगे हैं। माँ, आपके लिए स्कूटी लाएंगे। सब हंस पड़े और घर का माहौल और भी खुशियों से भर गया। पापा, घर की दीवारें भी देखो कितनी पुरानी हो गई है, रंग उखड़ा है और बारिश में छत से पानी टपकता है। हाँ बेटा, घर की मरम्मत भी करवाएंगे और नया रंग भी करवाएंगे ताकि घर बिल्कुल नया जैसा लगने लगे। और थोड़ा पैसा बचाकर भी रखना होगा, क्योंकि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। सही कह रही हो सुनीता, इस बार पैसा समझदारी से खर्च करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके और घर में कभी तंगी ना आए। और मेरी साइकिल? तेरी साइकिल पक्की है बेटा। और रमेश, वो आरओ वाला पानी का फिल्टर जो पड़ोस में शर्मा जी ने लगवाया है, वो भी लगवाएंगे क्या? बच्चों को पानी पीने का साफ पानी मिलेगा। बिल्कुल लगवाएंगे, और खाने वाली बाई भी रखेंगे। तुम भी थक जाती हो रोज रोज खाना बनाते बनाते। सच में? बाई भी? हाँ सुनीता, अब 12 लाख है हमारे पास, थोड़ा तो आराम करो। भगवान की कृपा है, बहुत दिनों बाद घर में खुशी आई है। अगले हफ्ते रमेश और रोहित फ्रिज लेने के लिए बाजार गए और एक बड़े शोरूम में पहुंच गए जहां चारों तरफ चमचमाते हुए फ्रिज रखे हुए थे।
रोहित, ये वाला देख, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनीता हमेशा से कहती थी कि काश हमारे घर में भी ऐसा फ्रिज होता। पापा, ये तो 45,000 का है। कोई बात नहीं बेटा, आज ले लेते हैं। कितने सालों से सुनीता पुराने फ्रिज से काम चला रही है। फ्रिज घर आया तो पूरा परिवार उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया और सुनीता की आंखें भर आई। रमेश, इतना बड़ा फ्रिज हमारे घर में मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब सोच लो, ये तुम्हारा है। बहू, अब अचार और मट्ठा दोनों एक साथ रखे जाएंगे। सब हंस पड़े और घर का माहौल खुशियों से भर गया। अगले दिन घर में 50 इंच का एलईडी टीवी भी आ गया और जैसे ही उसे दीवार पर लगाया गया तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। पापा, ये तो पूरी दीवार जितना बड़ा है। अब क्रिकेट मैच का मजा आएगा। और सुनीता, तुम्हारे सीरियल भी अच्छे दिखेंगे। हाँ जी, लेकिन रमेश, पैसे सोच समझ कर खर्च करना, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ सुनीता, मुझे पता है, लेकिन आज तो खुश हो जाओ। उस रात पूरा परिवार नए टीवी के सामने बैठा था और घर में पहली बार ऐसी खुशी थी जो बहुत दिनों बाद आई थी। अगले दिन घर में मिस्त्री आ गए और घर की मरम्मत का काम शुरू हो गया। भाई, पूरे घर का रंग नया करना है, छत की मरम्मत करनी है और किचन की टाइलें भी बदलनी है। ठीक है साहब, लेकिन ये सब मिलाकर कोई 1.5-2 लाख का काम है। कोई बात नहीं, काम अच्छा होना चाहिए बस। रमेश, 1.5-2 लाख, जरा हिसाब तो लगाओ। फ्रिज गया, टीवी गया, अब ये भी। सुनीता, घर कितने सालों से खराब पड़ा है, बारिश में छत से पानी टपकता था, अब मौका मिला है तो ठीक करवा लेते हैं। मैं मना नहीं कर रही, बस कह रही हूँ कि हिसाब रखो। हाँ, रखूंगा। 3 दिन बाद आरओ वाला मशीन लेकर घर आया और किचन में जगह देखने लगा। साहब, ये वाला मॉडल बहुत अच्छा है, गर्म और ठंडा दोनों पानी देता है और फिल्टर भी 5 साल तक नहीं बदलना पड़ता। पापा, ये वाला लो ना, इसमें ठंडा पानी भी आएगा। कितने का है? साहब, बस 18,000 का है और इंस्टॉलेशन फ्री है। लगा दो। रमेश, 18,000 पानी के फिल्टर के लिए? सुनीता, बच्चों को साफ पानी मिलेगा, सेहत का मामला है, इसमें कंजूसी नहीं करते। सुनीता चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह एक बाई काम के लिए घर आई और सुनीता से बात करने लगी। मेम साहब, मैं सुबह का खाना बनाऊंगी, बर्तन मांजूंगी और झाड़ू पोछा भी करूंगी। ठीक है, कितने पैसे लोगी? मेम साहब, 4,000 महीना। ठीक है, कल से आ जाओ। बहू, अब तुम्हें आराम मिलेगा, कितने सालों से अकेले सब करती थी। हाँ माँ जी, थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन अब खर्च भी बढ़ गए हैं, इसलिए देखना होगा कि पैसे कैसे संभाल कर चले। चिंता मत करो सुनीता, भगवान ने जब दिया है तो संभालने की समझ भी देगा और सब ठीक चलेगा। पापा, लेकिन पैसे जल्दी भी खत्म हो जाते हैं अगर हिसाब न रखा जाए। सही कह रहे हो बेटा, अब से हर खर्च लिखेंगे ताकि पता रहे कि पैसा कहाँ जा रहा है। पापा, बस मेरी साइकिल लेना मत भूलना। नहीं बेटा, तेरी साइकिल सबसे पहले आएगी। घर में अब नई चीजें थी, नई उम्मीदें थी और सबको लग रहा था कि शायद अब उनकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। हाँ माँ जी, लेकिन मन में एक डर सा लग रहा है। डर कैसा बेटा? पैसे हैं तो खर्च करो। माँ जी, पैसे हैं लेकिन हिसाब नहीं लगाया कि कितने बचे हैं। उस शाम रमेश बाजार से लौटे तो उनके हाथ में एक नई चमचमाती साइकिल थी। पापा, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं चाहता था। हाँ बेटा, तूने कहा था ना लाल वाली चाहिए, यही लाया हूँ। छोटू साइकिल लेकर खुशी से भाग गया और गली में उसे चलाने लगा। पापा, एक बात पूछूं? पूछो। पापा, अब तक कितने पैसे खर्च हो गए हैं, कभी हिसाब लगाया? अरे बेटा, 12 लाख है, इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? पापा, फ्रिज 45,000, टीवी 55,000, आरओ 18,000, साइकिल 8,000, ये तो 1.5 लाख से ऊपर हो गया और घर की मरम्मत अभी बाकी है। तो भी 10 लाख से ऊपर बचेंगे। पापा, सुरेश चाचा का कर्ज भी चुकाना है। हाँ वो भी, लेकिन बेटा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। हफ्ते भर बाद घर की मरम्मत का पूरा काम हुआ और मिस्त्री हिसाब लेकर आया। साहब, 2,20,000 रुपए हुए। अरे, 2 लाख ही कहा था तुमने। साहब, किचन की टाइलें बदलते वक्त नीचे की दीवार भी खराब निकली, वो भी ठीक करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई। रमेश, जरा बैठो, हिसाब लगाते हैं। दोनों मेज के पास बैठ गए और कागज पर खर्च लिखने लगे। फ्रिज 45,000, टीवी 55,000, आरओ 18,000, साइकिल 8,000, घर की मरम्मत 2,20,000, ये तो 3.5 लाख से ऊपर हो गया। और सुरेश भाई का कर्ज 1 लाख बाकी है, तो 4.5 लाख खर्च हो गए, बाकी 7.5 लाख बचे।
7.5 लाख कम नहीं होते सुनीता। हाँ लेकिन रमेश भाई, 4,000 महीना तनख्वाह है, बच्चों की फीस है, राशन है, दवाइयां हैं, ये सब भी तो चलता रहेगा। चलता रहेगा, 7.5 लाख में सब हो जाएगा। लेकिन 3 हफ्ते बाद रोहित को नौकरी के लिए एक नए लैपटॉप की जरूरत पड़ गई। पापा, ऑफिस में काम घर से भी करना पड़ता है और पुराना लैपटॉप बिल्कुल बंद हो गया है। कितने का आएगा? पापा, अच्छा वाला 50,000 का आएगा। ले आओ। रमेश, सुनीता, रोहित की नौकरी का मामला है, ये जरूरी है। कुछ दिनों बाद दादी के घुटनों में दर्द बहुत बढ़ गया और डॉक्टर को दिखाना पड़ा। देखिए, ऑपरेशन जरूरी है और खर्च कोई 80,000 के आसपास आएगा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, माँ की सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। बेटा, इतना खर्च मत करो। माँ आप चुप रहो, ये काम होगा। 1 महीने बाद सुनीता ने फिर हिसाब लगाया और रमेश को बुलाया। रमेश बैठो, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? हिसाब सुनो। 3.5 लाख पहले खर्च हुए, सुरेश भाई का 1 लाख, रोहित का लैपटॉप 50,000, माँ जी का ऑपरेशन 80,000, ये तो 6 लाख से ऊपर हो गया। तो भी 6 लाख बचे। रमेश, लॉटरी के पैसे अभी मिले नहीं है ना, लॉटरी, ऑफिस जाना है और इस बीच घर का खर्च चला रहे हैं तो उधार लेना पड़ा शर्मा जी से। कितना? 30,000। अरे ये तो लॉटरी के पैसे आते ही चुका देंगे। हाँ लेकिन रमेश, पहले लॉटरी ऑफिस जाओ, पैसे लेकर आओ, फिर आगे सोचेंगे। अगले दिन रमेश लॉटरी ऑफिस गए और काउंटर पर खड़े होकर अपनी टिकट अधिकारी को दी। जी, टिकट दिखाइए। रमेश ने टिकट दी। अधिकारी ने कंप्यूटर में नंबर डाला, फिर स्क्रीन को ध्यान से देखा, एक बार फिर से नंबर मिलाया। साहब, ये टिकट 12,000 रुपए की है। जी, 12,000? अखबार में तो 12 लाख लिखा था। साहब, अखबार लाए हैं। रमेश ने जल्दी से जेब से अखबार निकाला और अधिकारी को दिखाया। अधिकारी ने अखबार को ध्यान से पढ़ा और एक जगह उंगली रख दी। साहब, यहाँ देखिए, ये 12,000 लिखा है, 12 लाख नहीं। आपने शायद शून्य को देखा नहीं। 12,000, शायद जल्दी में 12 लाख पढ़ा होगा। रमेश के हाथ से अखबार धीरे धीरे नीचे गिर गया। 12,000? जी साहब, 12,000। रमेश वहीं कुर्सी पर बैठ गए और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा घूम रहा हो और जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। घर लौटते वक्त रमेश के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी और उनके कदम भारी होते जा रहे थे। 12 लाख नहीं, 12,000, और खर्च हो चुके थे 6 लाख से ऊपर। घर पहुंचे तो सुनीता दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी और उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिख रही थी। क्या हुआ, पैसे मिले? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रमेश कुछ नहीं बोले और चुपचाप अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। रमेश, बताओ क्या हुआ? सुनीता, अखबार लाओ। सुनीता जल्दी से अंदर गई और अलमारी से वही अखबार निकाल कर ले आई। ये लो, लेकिन हुआ क्या है? यहां पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सुनीता ने अखबार अपने हाथ में लिया और नंबरों वाली जगह पर ध्यान से पढ़ने लगी। 1 मिनट। सुनीता ने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर उनकी आंखें फैल गई। रमेश, 12,000, ये तो 12,000 है। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे 12 लाख। मैंने जल्दी में पढ़ लिया था और मुझे लगा 12 लाख है। मैंने उस शून्य को देखा ही नहीं। तो लॉटरी 12,000 की लगी है? हाँ। सुनीता कुछ देर तक अखबार को देखती रही और फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। रमेश, हम तो 6 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। मुझे पता है, और सुरेश भैया का कर्ज भी दिया। हाँ, और शर्मा जी से 30,000 उधार भी ले लिया। हाँ। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे और कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। दादी बाहर से अंदर आई और दोनों को चुप देखकर रुक गई। क्या हुआ बेटा, लॉटरी के पैसे मिल गए क्या? सुनीता ने अखबार दादी के हाथ में दे दिया। माँ जी, आप ही पढ़ लीजिए। दादी ने चश्मा लगाया और अखबार को ध्यान से पढ़ने लगी। अरे, ये तो 12,000 लिखा है। हाँ माँ। तो 12 लाख नहीं थे? नहीं। दादी भी चुप होकर चारपाई पर बैठ गई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद रोहित अंदर आया। पापा, लॉटरी के पैसे मिल गए क्या? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित, तुम भी अखबार पढ़ लो। रोहित ने अखबार लिया और पढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। पापा, ये तो 12। हाँ बेटा, और हम तो लाखों खर्च कर चुके हैं। हाँ। उसी वक्त छोटू बाहर से साइकिल चलाकर अंदर आया। पापा, देखो मेरी साइकिल कितनी तेज चलती है। किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या हुआ सबको? कुछ नहीं छोटू, तो बाहर खेल ले।
छोटू चुपचाप बाहर चला गया क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि घर में कुछ ठीक नहीं है। उस रात घर में कोई ज्यादा नहीं बोला। दादी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। सुनीता रसोई में बैठी थी और उनकी आंखें नम थी। रमेश चारपाई पर लेटे छत को देख रहे थे और उनके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। मैंने एक गलती में पूरे घर को मुश्किल में डाल दिया। अगर मैं ध्यान से पढ़ लेता तो शायद ये सब नहीं होता। सुनीता धीरे से कमरे में आई और उनके पास बैठ गई। गलती हो गई रमेश, लेकिन अब हमें मिलकर इसे संभालना होगा। सुनीता, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बिना हिसाब के खर्च करता गया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब सोचो कि आगे क्या करना है। मैं कल से ही ज्यादा काम करूंगा और धीरे धीरे सब कर्ज चुका देंगे। हाँ, और अब से एक एक रुपया का हिसाब रखेंगे। मैंने सोचा था कि लॉटरी से जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी लॉटरी से नहीं बदलती रमेश, मेहनत और समझदारी से बदलती है। दोनों चुप हो गए। जो घर हफ्ते भर पहले खुशियों और सपनों से भरा हुआ था, आज उसी घर में एक भारी चुप्पी थी और हर किसी के मन में एक ही सीख गूंज रही थी कि बिना सोचे समझे सपनों पर भरोसा करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। अगली सुबह। सुनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं और जल्दीबाजी में इतना बड़ा फैसला ले लिया। काश एक बार और पढ़ लेता। रमेश, गलती हो गई ये तो सच है, लेकिन अब रोते बैठने से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है और कैसे ये बोझ उठाएंगे। नाश्ते पे सब लोग बैठे तो माहौल भारी था। पापा, कल रात से आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे, चेहरे उतरे हुए हैं। कोई बात है तो बताओ। बेटा, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लॉटरी 12 लाख की नहीं थी, 12,000 की थी और मैंने अखबार में गलत पढ़ लिया था। जल्दीबाजी में लाख को हजार नहीं देखा। पापा, मतलब जो 6 लाख से ऊपर खर्च हुए वो सब हमारी जेब से गया और अब लोन लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, कोई रास्ता नहीं है। बैंक जाना पड़ेगा और ईएमआई भरनी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया। छोटू काफी देर से चुप बैठा था। धीरे से बोला, पापा, मेरी साइकिल वापस कर देते हैं दुकान पर। 8,000 मिल जाएंगे और मैं पहले की तरह पैदल चला जाऊंगा स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पूरा कमरा चुप हो गया। रमेश की आंखें भर आई। नहीं बेटा, साइकिल तेरी है और रहेगी, तू ये मत सोच। छोटू बेटा, तूने ये कहा, बस इतना ही काफी है। साइकिल कहीं नहीं जाएगी। दादी ने छोटू को पास बुलाया और माथे पर हाथ रखा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, तेरे जैसा दिल किसी किसी के पास होता है। भाई, मेरा 1 लाख अभी भूल जाओ। पहले घर संभालो और जब होगा तब देना। मैं कोई साहूकार नहीं हूं। भाई, तुझ जैसा भाई मिला यही मेरी असली लॉटरी है। थोड़ी देर बाद रोहित हंसने लगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है रोहित? मम्मा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो काम हम सालों से नहीं कर पाए, घर की मरम्मत, डबल डोर फ्रिज, बड़ा टीवी, दादी का ऑपरेशन, चोटू की साइकिल, ये सब हो गया। फ्रिज आज भी है, टीवी आज भी है, घर नया है, बस थोड़ी ईएमआई आ गई साथ में। बेटा, तू कब इतना समझदार हो गया? मम्मा, आप लोगों के साथ रहकर ये सब सीखा है। रात को सुनीता और रमेश अकेले बैठे थे। रमेश, जब छोटू ने साइकिल वापस करने की बात कही तो मुझे लगा कि हम कितने अमीर हैं। असल में पैसे नहीं है, लेकिन इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी अच्छी दादी हैं, इतना अच्छा देवर है, ये सब किसी लॉटरी से नहीं मिलता। सुनीता, तुमने आज तक कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल में साथ खड़ी रही हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हाँ हो, इसलिए तुम जैसे इंसान को इतने सालों से संभाल रही हूँ। रमेश हंस पड़े। पहली बार 2 दिनों में। अगली सुबह रमेश बैंक गए, लोन के कागज भरे और घर लौटे। हो गया? हाँ, 5 साल की ईएमआई है, लेकिन भर देंगे, मिलकर भरेंगे। हाँ, मिलकर भरेंगे। ये घर हमारा है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। उस शाम पूरा परिवार नए 50 इंच की टीवी के सामने बैठा था। और मेरे सीरियल का क्या, हर बार क्रिकेट ही चलता है। दादी, पहले मैच फिर सीरियल। हर बार यही होता है मेरे साथ। सब हंस पड़े। 12,000 की लॉटरी थी, लेकिन जो सबक मिला वो 12 लाख में भी नहीं मिलता। और जिस घर में तकलीफ में भी हंसी हो, उस घर को किसी लॉटरी की जरूरत नहीं।